बल्ब लगा के देखा तो बल्ब भी चमकते हैं। यू आर राइट। वैसे प्लेन दीवार होती तो इतना रिफ्लेक्ट नहीं करती, टाइल्स का रिफ्लेक्शन है। अब एक एक करके प्रयोग कर रहे हैं, देखो कौन सा सफल होता है। अपन लोग का चर्चा कर रहे थे बच्चों, चलो उसको हाँ तो वो तुम लोग देख लेना जिसने नहीं देखा हो। अभी टेल मी, डिड आई गिव यू एनी वर्ब yesterday? क्या मैंने कल आपको कोई क्रिया दी थी? How many verbs did I give you yesterday? You gave Two verbs. Three verbs. अच्छा बच्चों, how many WH दिया है? How much दिया है? Okay, anybody please tell me the number of last WH word. 9. And what is the WH? With whom. तो अभी जो दो हमने पूछे दोनों नहीं दिए हैं बच्चे, है ना? Number is 9. Last number is 9. Yes. So coming up is 10. Thank you. Can anybody guess the meaning of how many? प्रणय याद रखना, इस WH के बाद हमेशा नाउन आएगा। अभी तक हम क्या करते थे, WH के बाद सीधे क्या लगाते थे बच्चों? हेल्पिंग। और बी चैप्टर में मेन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, WH के बाद एक नाउन आएगा कोई ना कोई, अभी हम बता दे रहे हैं। अभी हमने पूछा भी जो please for today come here for proper sequence. चाहो तो अपनी चेयर ले जाओ, इस चेयर को वहां रख दो, गर्म हो गई हो। चलो हम इसी को पूरा कर दे रहा हूं, उत्तर कुछ भी दे देना। हाउ मेनी वर्ब्स डिड आई गिव यू yesterday? You gave us 3 verbs yesterday. कल मैंने आपको कितनी क्रियाएं दी थी? कल आपने हमें 3 क्रियाएं। How many? अनिमेश भी यस। How many verbs did sir gave us yesterday? How many verbs did वो सही बोल रही है। yesterday? अब आप चूज कर लो, जिसको आई रखना है वो आई रख लेना, और जिसको सर रखना है वो सर रख लेना, दोनों सही है। You gave 3 verbs yesterday. Sorry. कोई बात नहीं। You gave. ये रखोगे, इसका मतलब हो गया आपने, ठीक है, दी
थी क्या? three verbs. नहीं, आपने दी थी किसको? यहाँ पे us. You gave us 3 verbs yesterday. Sorry. बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है ये रखने में आंसर देते समय या क्वेश्चन करते समय कुछ दिन तक कंफ्यूजन होता है, मैं स्वीकार करता हूँ इसको, क्योंकि हमें आदत कैसी पड़ गई है अनुवाद की। तो हम वो शब्द को कहीं और देखते हैं हिंदी में, इंग्लिश में भी उसको वहीं रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमने इसमें आंसर को चेंज नहीं किया था। तुमने चेंज किया, अच्छी बात है। 10-15 बार ये लोग बोलेंगे तो ये लोग भी उसको चेंज करने लग जाएंगे आराम से। आई सब्जेक्ट और यू सब्जेक्ट सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले सब्जेक्ट है, तो वो तो फट से रखने लगे, लेकिन बाकी जैसे ही नया सब्जेक्ट आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो। तो जैसी मर्जी वैसी प्रैक्टिस करते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंप्लीट द प्रोसेस। कल मैंने आपको कोई बात दी थी। सॉरी, कल मैंने आपको कितनी बात दी थी? कल आपने हमको 3 वर्ब दी थी। How many verbs did sir give you? Sir gave एक मिनट बेटा, something is missing, extension is missing. How many verbs did sir give us yesterday? Yes, Sir gave us 3 verbs yesterday. 3 verbs. ऐसा लगा रही हो ना? Yes, sir. 3 verbs yesterday. कल सर ने हमें कितनी वर्ब दी थी? सर ने कल हमें 3 वर्ब दी। How many verbs did sir give us yesterday? Sorry. How many verbs did sir give us yesterday? बच्चों did लगते ही क्या होता है? First. सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाता है डिड लगते साथ। और हम डिड क्या करते हैं? बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। तो प्रश्न करने वालों को उधार लेना पड़ता है, लेकिन वो जो उत्तर दे रहा है उसको वो लौटा देता है, वो फिर से सेकेंड फॉर्म लगा देता है, क्योंकि वो डिड हटा देता है तो सेकेंड फॉर्म फिर से लगा देता है। प्लीज आस्क अगेन। How many verbs did sir give us yesterday? Sir gave us 3 verbs yesterday. कल सर ने कितनी वर्ब दी थी? कल सर ने 3 वर्ब दी थी। How many verbs did sir give us yesterday? Sir gave us 5 verbs yesterday. कल सर ने कितनी वर्ब दी थी? कल सर ने अपन को 5 वर्ब दी थी। How many verbs did sir give us yesterday? Sir gave us 3 verbs yesterday. कल सर ने अपन को कितनी वर्ब दी थी? कल सर ने हमें 3 वर्ब दी थी। How many verbs did I give you yesterday? You gave us 1 verb yesterday. कल मैंने आपको कितनी वर्ब दी थी? कल आपने मुझे 1 वर्ब दी। How many verbs did I give you yesterday? You give us 1 verb yesterday. Sorry. You give स्पेलिंग में क्या बोल रही है? you give GIV. Sorry. You give ओके, तुम आंसर दे दो, नेक्स्ट कैंडिडेट जो भी है। You gave us 4 verbs yesterday. कल मैंने आपको
कल मैंने आपको कितनी वर्ब दी थी? कल आपने मुझे 4 वर्ब दी थी। How many verbs give us sorry. How many verbs did sir give us yesterday? Sir give us three verbs. Three verbs yesterday. कल सर ने कितनी वर्ब दी थी? सर ने अपनी तरफ से दिया। देखो how many verbs did I give you? You मतलब yesterday. अब तुम क्या बोलोगे? सर you gave us अब तुम अकेली तो नहीं बैठी, अकेली बैठी होती तो क्या मी बोलती, लेकिन यहाँ इतने लोग बैठे हैं तो अस हो गया। अच्छा मजेदार बात है, यू बहुवचन भी होता है और एक वचन भी, इसलिए वो तुम्हें कंफ्यूजन दे रहा है। सही था सवाल तुम्हारा। अब वो जो आंसर दे रहा है वो सबकी तरफ से आंसर दे रहा है, क्योंकि वो वर्ब मैंने केवल उसको नहीं दी थी, सबको लिखवाई थी, क्योंकि ये जब हम लिखवा रहे हैं तो आप सबको लिखवा रहे हैं। कल सर ने 3 वर्ब दी। इसको कल सर ने हमें 3 वर्ब दी। 3 थोड़ा सा हाँ ऐसा बोलना शुरू कर दो बेटा, 3 क्रियाएं तो वो क्लियर होता जाएगा। How many verbs did I give you yesterday? You give us sorry. You give us sorry. हम उत्तर दे देते हैं फिर हम इससे पूछेंगे। What is your name? Raksha. Raksha, you gave us 3 verbs yesterday. कल मैंने आपको कितनी क्रियाएं दी थी? रक्षा आपने हम लोगों को 3 क्रियाएं दी थी। What's your name? Nikita, how many verbs did I give you yesterday? You gave us 2 verbs yesterday. कल मैंने आपको कितनी क्रियाएं दी थी? कल आपने हमें 2 क्रियाएं दी। Morning India. Who says? तो तुम 0 में क्वेश्चन करो, इसकी तरफ देखो और हम अचानक किसी को भी बोल देंगे कि तुम उत्तर दो। How many verbs did I give you yesterday? You give 8 verbs. You gave 8 verbs yesterday. Object is missing. What is missing? Object is What is missing? Object is missing. क्या नहीं है? Object नहीं. बस इतना। How many नहीं verbs? What is missing? Object is missing. क्या गायब है? Object missing. अब थोड़ा सा क्रिएटिविटी कर ले, बदल देना बिल्कुल, जिससे बदलते बने बदल देना, नहीं बदलते बने तो सेम को। What is missing?
What is missing? The helping verb is missing. क्या missing है? सहायक क्रिया लगा what is missing. Extension is missing. क्या गायब है? Extension गायब है. What is missing? Subject is missing. क्या गायब है? कर्ता गायब है. What is missing? Main verb is missing. क्या नहीं है? Main verb नहीं है. मुख्य क्रिया. What is missing? Object is missing. क्या नहीं है? Object नहीं है. What is missing? You is missing. क्या नहीं है? You नहीं है. What is missing? I is missing. क्या नहीं है? I नहीं. What is missing? Subject is missing. क्या नहीं है? Data नहीं है. What is missing? apostrophe s is missing. क्या गायब है? apostrophe s लापता है. पोस्टर देखा उसके सीरियल में लापता. लापता है. है ना? ऐसी छोटी छोटी चीजों में बच्चों ध्यान दोगे ना, मजा आने लगेगा, बोझ नहीं लगेगा, इंग्लिश बोझ नहीं लगेगी. टीवी मूवी में भी ये तो करते हैं. उसमें क्या मिसिंग? भगवान भगवान है कहाँ रे, ऑब्जेक्ट है कहाँ रे. Have you written this? Yes, sir. We have written that. अब हम जो दूसरा उदाहरण उसमें लिखने जा रहे हैं वो पहले ही से बोल देते हैं. How many members are there in your family? I have in my family. अच्छा कोई बात नहीं. There are 6 members in my family. अपनी फर्स्ट स्पीच में बोले नहीं. Yes, sir. आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं. How many members are there in your family? There are 5 members in my family. आपके परिवार में कितने सदस्य? मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं. How many members are there in your family? There are 10 members in my family. आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं. Riyaz, how many members are there in your family? There are 8 members in my family. आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 8 लोग हैं. ठीक है. How many members are there in your family? There are 5 members in my family. आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं. How many members are there in your family? There are 9 members in my family. आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 9 सदस्य हैं. जिसको हिंदी लिखना हो वो सुन के लिख लेना. How many members are there in your family? There are 13 members in my family. आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? How many members are there in your family? There are 10 members in my family. आपके परिवार में कितने सदस्य? How many members are there in your family? Sorry. How many members are there in your family? There are 18 members in my family. आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं? मेरी फैमिली में 18 सदस्य हैं. How many members are there in your family? There are 8 members in my family. आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं. You can ask me. और नहीं तो सीधा पूछ लिया कर. How many members are there? How many members are there in your family?
Well, there are 36 members in my family because I have joint family. आपके फैमिली में कितने सदस्य हैं? Well, मेरे परिवार में 36 सदस्य हैं क्योंकि मेरा संयुक्त परिवार है। क्वेश्चन मार्क लग गया फिर इसको कीजिए। ओह सॉरी, थैंक यू। अब एक और मजेदार बात जो तुम्हारे मन में आ रही होगी वो सीख लो। ये नीचे वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। हिंदी में कहते हैं परिचयात्मक कर्ता। क्या कहते हैं? परिचयात्मक कर्ता। नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसा कर्ता जो केवल परिचय कराने के लिए आता है और उसका हिंदी वाक्य में कोई अर्थ नहीं निकलता है। अभी मैं रख के दिखाता हूं, तुम देखना। मैं इस पेन का सहारा लूंगा, ये पेन उस पे पहुंचेगा ही नहीं। कभी कभी समझाने के लिए अक्षर से अनुवाद करना जरूरी होता है। वैसे तो अच्छी बात नहीं है अक्षर से अनुवाद। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट गुड। देखिए हम यहां से करते हैं अनुवाद। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? उस पे हमारा पेन आया क्या? आया ही नहीं। तो ये शब्द क्यों आ रहा है? क्योंकि इस वाक्य में कोई कर्ता है ही नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं है। और याद है हमने कभी बताया होगा कि अंग्रेजी में जब भी वाक्य बनाओ हमेशा सब्जेक्ट जरूरी है। बिना सब्जेक्ट के वाक्य नहीं बनाना, सब्जेक्ट जरूर लगाना। तो एक प्रश्न तुम लोगों से पूछते हैं, इंग्लिश में ऐसे कौन से दो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं? नहीं सर, देयर और एक और देयर। एक तो ये दिख रहा है देयर और दूसरा इट। एक आध उदाहरण दे सकते हो? हमने इंटरेक्टिव बहुत सारे दिए हैं उसमें या इडियम में जिसमें इट आ रहा है लेकिन उसका अर्थ नहीं निकल रहा है। एक तो हम लोग रोज ही प्रयोग करते हैं, मतलब जरूरत तो पड़ती है, तुम लोग करते हो कि नहीं पता नहीं। उसमें तो इट का हिंदी निकल रहा है, ये कुछ जम नहीं रहा है, ये निकल रहा है। एक और है उससे भी छोटा है, इतना सा है, 3 लेटर का। यस, इट विल डू, चलेगा। उसका हिंदी केवल चलेगा है, उसमें यह नहीं आ रहा है। इट विल डू, चलेगा। और ढूंढना, व्हाट्सएप करना, ठीक है? अभी याद आ जाए तो बता। अब मैं इसका भी अनुवाद करता हूँ, आंसर का देखना बेटा एक बार फिर से तो और क्लियर हो जाएगा। मेरे परिवार में 7 सदस्य, इस पे पहुंचेंगे। मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। दिस इज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, परिचयात्मक कर्ता, केवल परिचय देने के लिए आता है और इसका कोई अर्थ नहीं होता है हिंदी वाक्य में। इज एनीबडी रेस्ट? वेरी गुड। क्या कोई बाकी है? आर यू राइटिंग? Some guys are writing, please write it down.
तब तक मैं पूछ लेता हूँ। Yes, you are absolutely right. It doesn't matter. कोई बात नहीं, वहां इट का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं। It's okay. इट्स ओके, ये भी इट डजंट मैटर का ही भाई है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। Should I raise the first one? अब अगला नंबर डाल दो बच्चों, लगे हाथ, एक और लिख लो, नंबर 11। बच्चों, व्हाट शुड बी द हिंदी ऑफ हाउ मच? should be कितना? और ब्रैकेट में हमें क्या लिखना पड़ेगा? Uncountable. Yes. ओनली फॉर अनकाउंटेबल, यानी जिसे गिना ना जा सके। बच्चों, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हिंदी में कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग काउंटेबल ले लेते हैं, समझ लेते हैं या मान लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में स्ट्रिक्टली वो अनकाउंटेबल होती हैं। हम एक उदाहरण दे रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं बेटा, वो सब अनकाउंटेबल होते हैं। पानी, चाय, दूध, ऑयल, ये सब अनकाउंटेबल। बल्कि शक्कर, पत्ती, ये भी अनकाउंटेबल है, इन्हें गिना नहीं जा सकता। हेयर जो है हमारे, इसको अनकाउंटेबल की श्रेणी। यस, व्हीट इज अनकाउंटेबल, राइस इज अनकाउंटेबल, पल्स इज अनकाउंटेबल, स्टार्स आर अनकाउंटेबल। पब्लिक इज कलेक्टिव नाउन, ये दूसरी श्रेणी है, कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूह। हमने एक दो दिन पहले उदाहरण दिया था, लगा के देख लो तो समझ में आ जाएगा। गैलेक्सीज होता है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं ना, तो हमने इतनी प्रगति कर ली है आज की डेट में कि एक बटन दबाने से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते खट से। लेकिन आज भी हम नहीं जानते कि हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं, नहीं पता हमें। यस, मसाले, ऑल द स्पाइसेस आर अनकाउंटेबल। हम एक मजेदार उदाहरण दे देते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। हम जो गलती करते हैं वो सुन लेना। हम चाय के टपरे पे गए और हमने बोला, छोटू 2 चाय देना। कोई भी माई का लाल केतली में से निकाल के 2 चाय नहीं दे सकता। जब हम बोलते हैं 2 चाय देना, 4 चाय देना, 3 चाय देना, तो वहां क्या छिपा रहता है? कप या ग्लास। आमतौर पर टपरे में, ग्लास में। अब कोरोना के दौरान डिस्पोजेबल कप्स आ गए हैं,
कागज वाले या प्लास्टिक वाले, तो उसमें कप या ग्लास शब्द छिपा रहता है। भाई 2 चाय देना, 2 चाय नहीं दे सकते। और इसका एक बड़ा अच्छा जोक भी है, शायद तुम लोगों ने सुना होगा, बच्चों के मुंह से सुनने मिलता है और बच्चे खूब खुश होते हैं, उनके लिए बड़ा मजेदार होता है। तुम भी सुन लो, इससे वो रिलेट रहेगा और दिमाग में रहेगा कि एक अंग्रेज आया और एक छोटी सी जगह गांव में गया और उसने रेस्टोरेंट में बोला, हे ठीक अच्छी। तो जो नौकर था, सर्वेंट था, सर्व करने वाला, वो कम पढ़ा लिखा था और गांव का था। उसको गुस्सा आया, बोलता, मैं नहीं कपटी, तू कपटी, तेरा बाप कपटी, तेरा खानदान कपटी। यस। सर एक और सा रोल में प्ले किया था मैंने, ये डायलॉग। अच्छा, हाँ सर एक और भी कुछ सॉरी फॉर दैट बोलता है, तो वो जो महिला रहती है वो गलत समझ लेती है। हाँ पता है मुझे। पूरा बताओ ना अच्छे से, समझ में। सॉरी फॉर दैट बोलता है और मुझे लेडी रहती है, पसंद लेती है साड़ी फॉर दैट। क्या सॉरी फॉर दैट। फॉन्ड के पास एक बच्चा है ना, फिशिंग करता रहता है, और फिर मतलब लेडी जाती रहती है फिशिंग रॉड से, मतलब उसका मटका टूट जाता है। तो बच्चा था पढ़ा लिखा, तो उसने बोला सॉरी फॉर दैट। तो महिला बोलती है, दहेजन की नाती एक ऊपर से बोला था साड़ी फाड़ दे। सॉरी फॉर दैट, साड़ी फाड़ दे, देव देव। अब तुम लोग ने ये उदाहरण दिया तो हमें भी एक, तुम्हारी जैसी ही एक स्टूडेंट थी, उसने जब बोला था तो हमें बिल्कुल नहीं समझ में आया। अभी हम बोल रहे हैं, तुम लोग में से देखते हैं कौन समझ पाता है। दरवाजा खोल दे। सिंपली कैसा सेंटेंस लग रहा? हिंदी। हिंदी। और हमने इशारा और कर दिया तो क्या बोला हमने? और संयोग से सीजन भी वही चल रहा है। अब सुनना, देयर वॉज अ कोल्ड डे। दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। एक बार बोल के देखो। हाँ तुम बोलो। दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। दरवाजा खोल दे। एक ही बार बोल रहा है, वो तो हमने डबल किया। दरवाजा खोल दे। 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 अब ये सेंटेंस तुम्हें कभी भूलेगा नहीं। तो चलो, अब तुमने इसका मजा तो लिया, अब थोड़ा सा इसकी ग्रामर भी देख लेते हैं। विच चैप्टर इज दिस सेंटेंस? अच्छा, तुम्हारे बैच में बिलोंग शुरू कर दिया है? विच चैप्टर डज दिस सेंटेंस बिलोंग? Be past, absolutely right. Where is be in this sentence? इसको एक बार और बोल दो यार। Be is in the form of was here in this sentence या here। हम हिंदी भी कर देते हैं। इस वाक्य में बी किस रूप में है?
बी वॉज के रूप में है। What is the subject in this sentence? देखो पहचान गए ना, अब तुम पहचानने लगे। There is a subject in this sentence. इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है? There. What is the helping verb here? There is no helping verb. What is was? Was is the main verb. What is a? एक बार और हमारे साथ बोल दो। A is an article. What is a? A क्या है? What is cold? Yes. बी चैप्टर में तीसरा शब्द या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव, संज्ञा या विशेषण। तो इसमें कोल्ड क्या बता रहा है? विशेषता बतला रहा है। किसकी? दिन की विशेषता बतला रहा है। कोल्ड इज एडजेक्टिव। एंड व्हाट इज डे? डे इज, यहाँ किसी ने सही बोल दिया। हाँ, क्योंकि विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? नाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। एक बार इंग्लिश में भी बोल दो। द वर्ड विच डिनोट्स नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इसमें डी का उच्चारण नहीं करते हैं। स्क्रीन पे यहाँ बराबर हम जब भी एडजेक्टिव बोलेंगे वो वैसा ही लिख के आता है, एडजेक्टिव बोलते नहीं है, लेकिन उच्चारण नहीं करते, साइलेंट। डी इज साइलेंट, एडजेक्टिव। डिस्क्राइब भी आ सकता है। हाँ, डिस्क्राइब भी रख सकते हैं, बिल्कुल। ये किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। डिस्क्राइबिंग वर्ड। हाँ, बिल्कुल ठीक, सही है। Should I erase this sentence? Let's come to how much plus noun, कितना या कितनी। Can anybody give me any example just for nothing? How much water are there in a bucket? Correct. How much stars are there in the sky? Correct. How much sugar in this bowl? Good. एक यहाँ पे हम शब्द ले रहे जिसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं, और अच्छी इंग्लिश जानने वाले भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। मनी, मनी इज अनकाउंटेबल नाउन। मनी का हिंदी अगर करें तो निधि। दिस इज अनकाउंटेबल। नोट इज काउंटेबल, कॉइन इज काउंटेबल। आप सिक्के को तो गिन सकते हो, नोट को गिन सकते हो, लेकिन पैसा, पैसा अपन अक्सर ये बोलते ना, उसके पास बहुत पैसा है, ऐसे ही बोलते ना। कभी ऐसा बोला उसके पास तो यार 2 पैसा है, वैसे को नहीं, उसके पास, उसको अभी मालूम इनाम में 2 करोड़ मिले हैं। तो हम क्या गिन रहे हैं? नोट गिन रहे हैं। वहां पे करोड़ क्या हुआ? नोट को गिना गया तो वो काउंट हुए करोड़, 2 करोड़। उसको 2 पैसा मिला, ऐसा नहीं 2 लाख मिला उसको,
2 करोड़ Sir, मिले। wine can be now countable. अगर आपको मालूम हो तो एक आदमी वो BMW कौन सा मॉडल लेने गया था, वो ट्रक भर के सिक्के की बोरी ले लिया था और बकायदा शोरूम वालों ने गिने थे बैठ के। In some cases, wine can be countable. वो भी एक दो के 5-10 एक दो के पूरा शोरूम करना था बैठ के। अभी वो फ्यूज जेट वाले लोगों भी तो ना पुलिस जेट ले रही। वो तो उसके लिए मशीन बनवाई रही थी। अब प्रश्न में अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, लेकिन आप जैसे उत्तर देंगे काउंटेबल हो जाए। तो चलो एक राउंड खेल लेते हैं। हाउ मच मनी डू यू वांट? I want 2 lakh rupees. अब आपने काय को गिना? रुपीस, है ना? आई वॉन्ट 2 लाख रुपीस। आपको कितना पैसा चाहिए? 2 लाख रुपए। इससे पूछ ले इसको कितना चाहिए। How much money do you want? I want $1 million. हिंदुस्तान बाहर से मंगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना यहाँ पे। आपको कितने पैसे चाहिए? मुझे $1 million चाहिए। How much money do you want? I want 1 million धर्म। दुबई की वही है ना धर्म? दिनार। दिनार। दिरहम। धर्म। दिरहम है सर। इस बहाने वो भी दिरहम। 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 आपको कितने पैसे चाहिए? तो बस 1 मिलियन उससे कभी मांगे मैंने। मेरे ज्यादा है। सबसे ज्यादा उसी ने मांगी। सबसे महंगी करेंसी लाई उसने। नहीं, सबसे महंगी करेंसी तो यूएई की है। नहीं हाँ, सर, यूएस डॉलर से कंपेयर करते हैं सबसे महंगी तो डॉलर ही होती है। कर लो गूगल, अभी तुरंत कर लो। मतलब दुबई, हाँ दुबई की जो करेंसी है, दुबई की यही तो है। ये धर्म है नहीं तो। एक मिनट ऐसे पूछ लो। कंफ्यूज। द मोस्ट, हिंदी पूछो। द मोस्ट पावरफुल करेंसी इन द वर्ल्ड। और यूएई की कौन सी होगी? कुवैती दिनार। वही मैं बोल देखो कंफ्यूज हो तो वहाँ 2 करेंसी चलती is often the most valuable foreign currency and it does not rely on a bank. धीरे धीरे। The Kuwaiti dinar is often the most valuable foreign currency and it does not rely on a peg. It is freely floating. It does not relate a PEG. peg. Yes, sir. सबसे ज्यादा है कुवैती दिनार, फिर उसके बाद बहरैनी दिनार, फिर है ओमानी रियाल। सारी वॉइस ही कंफ्यूज है सर। डॉलर कट गया। डॉलर एक स्टैंडर्ड है। हाँ स्टैंडर्ड सर 6 नंबर पे। लियो 6वें नंबर पे, इतना तो याद रख, इतना दो। बाकी 5 याद रहे ना। I want 1 million.
बैठी देना कंप्लीट द प्रोसेस। पूछ लिया तो मैंने। हाँ हो गया आप पूछिए। How much money do you want? एक आध करते दूसरे चीज अभी नहीं बोल रही। I want 1 billion rupees. नहीं 1 million रुपीस हो गया हो गया आपको कितने पैसे चाहिए नहीं चेंज तो होता ही नहीं है क्या करेगा इतनी राशि का इतनी काफी है। चेंज होता है, आपको कितने पैसे चाहिए मुझे बिलियन रुपए भी देना चाहिए। वो तो मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा How much money do you want? I want 10 crore. तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मुझे 10 करोड़ चाहिए। How much money do you want? I want 1 crore. आपको कितने पैसे चाहिए? मुझे 1 करोड़ चाहिए। How much money do you want? I want 2 crore. आपको कितने पैसे चाहिए? मुझे 2 करोड़। How much money do you want? How much money do you want? I want 20,000 crore rupees. आपको कितना पैसा चाहिए? मुझे 20,000 crore rupees. ये पूरा सही है। मैंने 2 करोड़ बस बोल दिया। वही 2 चाय देना भाई वही How much money do you want? I want 1 अरब रुपीस आपको कितने पैसे चाहिए? मुझे 1 अरब रुपए चाहिए How much money do you want? I want 15 crore rupees. आपको कितनी मनी चाहिए मुझे 50 करोड़ रुपया चाहिए। How much money do you want? I want all the money. सब भाई। अच्छा ये जो हमने हिंदी में बोला वो तुम लोगों को शायद ही किसी को समझ वो जो थोड़ा बहुत जुए का नॉलेज रखता है उसको समझ में आया। सर सोनम को होगा। जुए में ऐसा बोला जाता है सब भाई मूवी से देखा है। मतलब ऐसे पूरे जितने पैसे पड़े हैं वो सब सब वो गेम में लगता है वो Casino. पॉइंट खरीद लेते कैसीनो में कसिनो करेक्ट। अब इसमें ऐसी बटन रहती है ऐसे दबा तो इधर से चलता है उसको कैसीनो क्यों बोलते हैं? जीन्स को सभी लोग बोल रहे थे चीज को नहीं आपको कितने पैसे चाहिए? मुझे पूरे पैसे चाहिए। वैसे वैसे तुम्हारे सवाल का जवाब है जुआ घर का अंग्रेजी कसीनो मान लो जुआ घर का अंग्रेजी कसीनो सर एक बात बताइए कैसीनो तो अच्छा और ये जो हिंदी में जुआ ताश के पत्ते वाला जो जुआ उसको गलत क्यों माना जाता है? जी नहीं वहाँ पे कसिनो है वहाँ के लोग उसको अच्छा मानते हैं यहाँ पे जुए का रहता है यहाँ के लोग उसको बुरा मानते हैं सब बैठे बैठे कमेंट करता करीब करीब वैसी बात है। मानसिकता का अंतर है दोस्तों केवल मानसिकता का अंतर है। सर वहाँ पे वो लोग इतना कमा रहे हैं इसलिए वो उस पे 10 करोड़ लगा रहे हैं यहाँ नहीं भी कमा रहे तो भी लगा रहे हैं यहाँ वो खराब हो रहा है पुलिस आ जाती है। जैसे हम देखते हैं इंग्लिश फिल्मों में वो लोग अपना लंच लेते समय भी शराब पीते हैं उनके टेबल पर रहते डिनर करते समय वाइन
तो वास्तव में ये उनका फैशन नहीं है, वो तो हमने नकल करके फैशन बना लिया है, उनकी मजबूरी है। आज तुम गूगल करके देखो कि कनाडा में या यूरोप में कई जगहों पे व्हाट इज द टेम्परेचर, -20 से भी कम मिलेगा आपको। और हमारे शरीर का जो खून है वो कितने टेम्परेचर पे जम जाएगा? -10 के नीचे आने के बाद माइनस में जमने लग की स्थिति हो जाती है, ठीक है। अब अगर व्यक्ति को जिंदा रहना है तो उसका खून तो बहना चाहिए, दौड़ना चाहिए ना रगों में। तो उनके यहाँ स्थिति ये है, अब जैसे मन में आता होगा तुम लोगों को कि वो लोग भाई टॉयलेट में टॉयलेट पेपर क्यों यूज करते हैं? उनके टैप में, उनके नल में पानी रहता ही नहीं है इस सीजन में, सब जमा रहता है, सब बर्फ बना रहता है। और अल्कोहल है जो वो जमता नहीं है, पता है? अल्कोहल का फ्रीजिंग टेम्परेचर पता नहीं कितना है, वो जमता ही नहीं है, शायद कभी नहीं जमता अल्कोहल। तो वो हीटर वगैरह सब लगाए रहते हैं रूम में, उसके बाद भी तुम अभी देख रहे हो ना कितने सालों बाद ये ठंड पड़ी तो समझ में आ रही है अपने। सोचो अभी तो अपनी माइनस में पहुंची ही नहीं है, अभी तो अपनी 4 पे नहीं पहुंची, 4 पे नहीं पहुंची है। आप सोचो -20 कितना, समझ रहे हो? खून अंदर जम जाए आदमी अकड़ जाएगा ऐसे। तो जिंदा रहने के लिए उनको वाइन वाइन पीना पड़ता है, और नॉनवेज खाना भी उनका देयर कंपल्शन, देयर ऑब्लिगेशन। उससे वार्मनेस मिलती है शरीर को, और बाकी चीजें जम जाती हैं, लेकिन जो उसको पकाना वगैरह से आसान होता होगा जैसा भी है। सर अगर बर्फ जमती है तो खेती कैसे करेंगे? खेती वहां पे जो ठंड की फसलें होती हैं वहां पे वो पैदा होती हैं, और वहां के पेड़ ऐसे क्यों होते हैं अक्सर देखो, कॉनिकल, क्योंकि बर्फ उससे गिर जाए बाद में अपने आप झड़ जाए और सूरज की रोशनी उसमें पड़े, तो वहां पे बहुत फसलें नहीं होती। और ठंडे प्रदेशों में सेब या अन्य ऐसी कोई फसलें होती हैं जो कि ठंड में ही अच्छी होती हैं। तो बाकी समय उनके यहाँ खेती हमने अभी YouTube में एक देखा था वीडियो कि कनाडा में 3 महीने की कई जीवन होता है वास्तव, साल के 3 महीने वो नॉर्मल रहते हैं, बाकी 7 महीने तो बर्फ सी जमी रहती है। अभी वहां से सबसे बढ़िया तो नॉर्थ पोल की रहती है, 4 महीने तो 5 महीने तो सूरज ही नहीं निकलता। अब वो तो बिल्कुल ही अलग बात होगी। वहाँ पे रोशनी केवल नाइट लाइट जो वहाँ से निकलती है रात में, उसकी होती है। तो पोल पे तो 6-6 महीने का लंबे दिन और रात होते हैं, सूरज ही नहीं निकलता है, तो वहां तो बर्फ ही जमी रहती, तो वहां खेती नहीं होती। वो लोग आयात करते हैं अनाज, या फिर वो मांसाहारी होते हैं, वहां के जो जीव हैं उनको मारते हैं, या मछलियों को पकड़ते हैं, या और अन्य चीजें। आखिर जीवन चलता तो है, वहां भालू भी पाए जाते हैं, शेर भी पाए जाते हैं, लेकिन वो सफेद होते हैं। भेड़िया पाया जाता है, सफेद होता है, कुछ फिल्मों में देखा, बर्फ में रहना। अब वो भी तो शिकार करता होगा, कुछ ना कुछ तो पकड़ता होगा, पंछी भी होते होंगे वहां पे, तो जीवन तो चलता है वहां के हिसाब से। बर्फीले भालू होते एकदम सफेद, तो वो सबको खा पी के ही गुजारा करते हैं। तो ये अब इसको अपन कहते हैं, शराब को अपन बुरा मानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, हमारे लिए आवश्यक नहीं है वो, हम उसको नशे के लिए पीते हैं। सर लेकिन अपने यहाँ भी तो कसिनो आ गए ना, मुंबई और गोवा साइड पे। सरकार के ऊपर भी है बेटा, किसी देश की सरकार ने उसको लीगल माना है तो वो लीगल है, हमारे की सरकार ने उसको इलीगल माना है तो वो इलीगल है।
वहाँ लीगल मान लिया गया है उसको। इसलिए ये जो शिप होते हैं जो बॉम्बे से चलते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार क्रूज कहलाते हैं, उनमें कसिनो होता है। तो जो जुए के शौकीन लोग हैं या जो अमीर लोग हैं बहुत पैसे वाले, उस शिप पे जाते हैं और अपना पैसे की। अब हमारे यहाँ तो महाभारत में बताया है कि जुए ने के कारण व्यक्ति अपनी पूरी इज्जत खो देता है, पत्नी खो देता है, पत्नी बड़ी सबसे बड़ी इज्जत वही खो देता है। इसलिए हमारे यहाँ जुए को, हमारे यहाँ मेहनत कश लोग हैं, वहां पे पैसा इतना है कि भाई जुए में वो लगा सकते हैं। और उनकी कुछ पॉलिसीज वगैरह होती हैं, पता है वहां पे अमेरिका में हर व्यक्ति की गवर्नमेंट पॉलिसी होती है। अगर कोई भी व्यक्ति का कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, फट से एम्बुलेंस आएगी, हॉस्पिटल में पूरा इलाज होगा, सरकार पूरा पैसा देगी, उसको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। क्योंकि जैसे ही उसका नाम पता चलेगा वो कंप्यूटर में टाइप करेंगे और उसका पूरे डिटेल आ जाएगी। तो इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है वहाँ पे लाइफ को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। सर वहाँ पे आप कार भी 5 से 6 साल से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, मोस्ट प्रोबेबली 10 साल। क्या चीज? कार। अरे अच्छा सवाल किया तुमने। हम जिस स्टेज पे हैं हमारे लिए कार बड़ी बात है। हम इसका उदाहरण दे दे रहे तुम में से किसी। नहीं सर, वहाँ पे रूल ही है इतने पीरियड के बाद वो एयर पॉल्यूशन 15 साल ज्यादा कर देती है। हाँ, अपने यहाँ भी वो नियम है पता है, लेकिन अपने यहाँ फॉलो नहीं करते। आप अमेरिका में हैं, आपकी कार को 15 साल हो गए तो आपको पैसे खर्च करना पड़ेंगे जेब से, फोन करना पड़ेगा क्रैप वाले को, स्क्रैप वाले को। वो आएगा, आपकी गाड़ी उठा के ले जाएगा, उसको कुचल देगा, फिर वो रिसाइकिल होगी। वाहन की उम्र 15 साल है, कोई भी, चाहे डीजल हो, पेट्रोल वाहन हो या डीजल हो, 15 साल की उम्र मानी गई है। उसके बाद उसको नष्ट कर दिया जाता है। और उसकी कीमत, हमें लगा तुम कीमत का पूछ रहे तो हम तुम्हें बता दें, वहां कार खरीदना बाएं हाथ का खेल है। ये सुना तो मैंने बहुत था, लेकिन पहली बार स्पाइडरमैन मूवी में देखा, फर्स्ट जो आई थी उसमें बढ़िया स्पाइडरमैन अपने घर के पीछे वाले आंगन में खड़े होकर बाजू वाली लड़की से बात कर रहा था, उसको उसके ऊपर क्रश हो गया था, प्यार आ गया था, तो उससे चर्चा कर रहा था, बढ़िया मजा आ रहा था उसको। इतने में अमीर दोस्त आते हैं उस लड़की के, बढ़िया चमक चमाते ही कार में, तो वो उसको बुलाता है, वो फट से चली जाती है। उसका खून खौल उठता है, यार बढ़िया, इतने दिनों बाद तो इतनी बात हो रही थी, बढ़िया बेचारे, और लेके चला गया। तो फट से अंदर जाता है और अखबार खोलता है और ऐसे आता जाता है नीचे और फिर रुकता है, वहां लिखा रहता है 3000 कार, मतलब वहां पे किसी बंदे के जेब में 3000 हो। अब उसको तुम तौलना मत, अपने यहाँ से मत तौलना, वहां का बंदा उसके जेब में अगर 3000 पड़े हैं, वो जाके कार सेकंड हैंड देखता रहता है इस सबसे कम कितने की आएगी कार, क्योंकि वो स्टूडेंट रहता है। तो स्टूडेंट लेकिन वहां कमाते हैं, तुम्हें पता है, $8 मिलता है 1 घंटे का, तो वो 1 महीने में $3000 जोड़ सकते, ज्यादा काम कर लेते, कॉलेज से आते समय जाते समय 1-1 घंटा। वहाँ के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में भी तो वो लोग स्टूडेंट्स को ही रख लेता है काम। हाँ, वहां पे क्योंकि काम को छोटा बड़ा नहीं समझा जाता, कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, तो वो। और वहां के एग्जाम में इससे ज्यादा, मतलब किसी इंटरव्यू में ये पहले देखा जाता है कि आपने सोशल वर्क कितना किया। वहां पे सोशल वर्क को ज्यादा महत्व दिया जाता है, आपने किसी की मदद की, आपने गरीबों की मदद की, किसी की सहायता की। गरीब वहां पे भी होते हैं, स्पाइडरमैन गरीब ही था, माँ बाप थे नहीं, अंकल आंटी के पास रहता था,
तो वो उस स्तर का गरीब था, लेकिन उनकी गरीबी का स्तर अलग है। अब सोच के देखो 3000 में कार। और इसी सवाल के जवाब के लिए हमने एक तुम्हें को विश्वास नहीं होगा, एक कटिंग रखी है। कई बार बच्चों को विश्वास नहीं होता, थोड़े कठिन शब्द हैं। ये चमचमाती दुनिया की बेहतरीन कार है, और नई कार की कीमत जरा पढ़ के सुना ना हिंदी में पूरा। चीन के दक्षिणी प्रांत गुआंगडोंग के गुआंगझाऊ शहर में होंडा फिट सैलून कार की लॉन्चिंग पर पोज देती 2 मॉडल। चीन में इस कार की बिक्री 28 सितंबर से शुरू होगी। यहाँ इसकी कीमत 12,100 अमेरिकी डॉलर होगी। नई कार लॉन्च हो रही है 12,000, उसको रुपए में मत गिनना। वहां रहने वाला उसके लिए 12,000 रुपये कोई बड़ी बात, बल्कि वहां पे बाइक खरीदना आम नहीं होता है। केवल शौकीन ही लोग बाइक खरीदते हैं। सर अमेरिका में तो गाड़ी खरीदने में पार्टी नहीं, गाड़ी का जब लाइसेंस बन जाता है ना तब पार्टी दी जाती है। ग्रैंड पार्टी लाइसेंस मिल रहा है। अपने यहाँ पैसे दे के लाइसेंस बन जाता है, हाँ, वहां पे नहीं बनता। जब तक आप चला के टेस्ट। इसलिए अगर आपका लाइसेंस बन गया, मतलब आपने वास्तव में ड्राइविंग सीख ली, फिर आपको पार्टी देना पड़ेगा। वहाँ की रोड भी स्मूथ होती है। और एक बात और, वहाँ की मैक्सिमम जो कार होती है ना, 2 पैडल वाली होती है। अपने यहाँ गियर सिस्टम ज्यादा प्रचलित है। 3 पैडल होते हैं, एक ब्रेक, बीच में क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर। हाँ, मतलब तुम लोग आराम से चला सकते हो गियर लगाने। इसमें केवल 2 चीजें होती है, एक गियर और मतलब फ्रंट के लिए आगे जाने के लिए, और एक लेवर। भाई पीछे हाँ, सेलेरियो जो है मारुति ने जो लॉन्च की थी, बलिनो में उसका दोनों है, ऑटोमेटिक भी और गियर। तो वहां पे कार चलाना भी आसान है, और रोड पे जितनी स्पीड लिखी रहती है आपको उतनी स्पीड पे चलाना हो। और वहां पढ़े लिखे लोग हैं तो पालन भी करते, उससे कम नहीं कर सकते आप स्पीड। अगर लिखा 120 तो 120, 80 तो 80। सर तो अपने यहाँ के ट्रक देखिए, वहाँ के कार्गो ट्रक देखिए कितना रहता है। तो उसमें अपने यहाँ के 4 खरीद लेंगे, वहाँ का 1 है। You are ready to deliver speech? नहीं, एक हाँ, वो कल जो तुमसे अधूरी बात रह गई थी वो ये है कि हमने ये सिस्टम इसलिए अपनाया था कि एक बंदा स्पीच दे, ताकि तुम्हारा चैप्टर भी आगे बढ़े और स्पीच भी होती जाए। तो तुम लोगों ने क्या किया, उसको गलत तरीके से कहना चाहिए, तुमने मिसयूज कर लिया। तो फिर हमें मजबूरी में कठोरता अपनाना पड़ेगी। जो भाई स्पीच तो दो यार। तो फिर अब जैसे आज एक स्पीच हो जाए, चैप्टर भी आगे बढ़ेगा। फिर कल एक स्पीच हो जाए, रोज एक। हम तो सोच रहे थे 15 दिन पहले प्रेजेंटेशन कर दिया था, इसने बताया सर 1 महीने पहले दिया था। तो who is ready? You are or you are? सर आज एक स्पीच हो जाए, फिर हम टेक्निडियम दे देते हैं। What's the name? सर my name is Swati. Swati. Okay, bachcha. Today I would like to invite Swati. Put your hands together.
Thank you, sir, for inviting me. I am standing because I am going to deliver my speech with the help of simple presenter, and it is based on my daily routine. Once I wake up 5 a.m. Then I connect my phone with charger. Then I get dressed, and thereafter I clean kitchen. Then I wash the utensil. Uh, Thereafter I get ready for the coaching. Then I go. Then for the few minutes I wait for Sonam. Then she comes and we go. Every day Sonam asks me और स्वाति क्या चल रहा है? Then I reply her कुछ नहीं यार सब ऐसे. Then we go put their cycle and come inside the class and sit. Every day somebody distributes the work and we make sentences with the help of tenses. After few minutes, sir comes and he teaches us. And the class ends by 8:45. Then we go. Around 9 a.m. I reach my home and take rest for the few minutes while I have tea. Around 10 a.m. I make meal for my family and my meal get ready around 12 p.m. Then my mama comes and we have meal. After that I sleep. Then I wake up 3 p.m. Then I clean my kitchen and study. Thereafter around 6 p.m. I teach us my siblings. Around 7 p.m. I get up. Around 7 p.m. I make meal again. And my class start 9 p.m. and thereafter I prepare bed. Then I study again then I study again and around 12 p.m. I sleep. Thank you. बच्चों, what was the last interactive sentence? The last interactive sentence was he is tired. बच्चों, ये नहीं पता कि फ्यू क्या है, नाउन एडजेक्टिव है, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं. आप देख लेना और शेयर करना. एक एक सेंटेंस बनाओ जरा फ्यू से, जैसे इसने बोला फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनट के लिए. किसी भी चैप्टर का एक एक सेंटेंस. I gave my brother few coins. मैंने अपने भाई को कुछ सिक्के दिए. I want to speak few words. Words only. Want to सही हिंदी का तो बहुत अच्छा यूज किया. अभी बताऊंगी. चाहता चाहते I use my phone. I want to speak few words. मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ. चाहता हूँ. Sir, please come and speak few words in front of. In front of क्या? Audience. Pavilion. पवेलियन में जाके. Yes.
सर उसको वो बोलते ना पी से कुछ बोलते ऑन द डायस। वो तो ऑन द डाइस सर अलग वो नहीं जो जैसे खड़े होकर पोडियम पोडियम Podium and dais both हाँ। are synonyms. Sir, I use my mobile phone few times. Good For sir. few minutes. हाँ. कुछ minutes. Time is uncountable now. I spent few hours with my grandfather. अपने दादाजी के साथ थोड़े घंटे बिताते कुछ घंटे. कुछ घंटे I am having few ideas. मेरे पास कुछ ideas हैं. I have a few names. मेरे पास कुछ खाना है. I have a. इसको ऐसा बोल दो. I have I have little meal. little. मेरे पास थोड़ा खाना है. I take rest for the few minutes. मैं थोड़े समय के लिए आराम करती हूँ. So for few minutes, I am for the few minutes. For few minutes. I listen music for minutes. Because they will down. Correct. Who is it मिला है बच्चों ने? Interactive. This is today's interactive sentence. आज का वार्तालाप का वाक्य, बोलचाल का वाक्य. परिचयात्मक. Yes. She is right. इसमें it जो है ये इंट्रोडक्टरी है. सर ये इसका वो माइक्रोफोन है. हाँ, गुड. पहले तो हमें ये बताओ which chapter does this sentence belong? This sentence belongs to be present. Be present. Where is be in this sentence? Be is in the form of. What is the subject in this sentence? It is the subject of this sentence. अब समझ लो बच्चों, एक नई चीज सीख लो. हमने तुम्हें बहुत सारे WH वर्ड्स दिए हैं और आगे और बहुत सारे देंगे, लेकिन हमने जानबूझ के कहीं हु का जिक्र नहीं किया. क्यों? क्योंकि हु एक सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है. हु WH वर्ड है किंतु वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है. अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, इस मेन वर्ब है हु WH. बच्चों कभी इसका प्रयोग तब होगा जब दरवाजे पे नॉक होती है या बेल बजती है तो अंदर से अक्सर मम्मी ही पूछती हैं who is it? कौन है? ठीक है. तो आंसर कैसे देते हो बेटा? It's me. अब आ गई वो बात सामने. करेक्ट. हमें सब्जेक्ट तो चाहिए पड़ेगा, तो सब्जेक्ट बन गया एक. और इसमें ये क्या लगा दिया मैंने? करेक्ट जवाब. यस, ये इज लगाया मैंने मेन वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट और मेन वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन किया है. कॉन्ट्रैक्शन, संक्षेपीकरण, कॉन्ट्रैक्शन. इट्स मी. यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं हो रहा है. अब खाली आई एम बोल के देखो कैसा अजीब लगेगा. इसलिए एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है
तो वो लगा देते हैं इट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इट्स मी। हु इज इट? इट्स राहुल। हाँ, अब ये जो मजेदार गलती हुई है, इसके लिए हम अभी तुम्हारे साथ दूसरा राउंड भी खेलेंगे, ठीक है? हु इज इट? It's me, Divya. अच्छा, यहाँ पे भी वो गलती हो गई। तो पहले हम लेकिन इसका राउंड चलाते हैं और इसको समझा देते हैं। हम उसी उदाहरण को आगे बढ़ा रहे हैं। आप जब भी घर पहुंचते हैं और दरवाजा नॉक करते हैं या बेल बजाते हैं, तो अक्सर यही होता है ना, मम्मी अंदर से पूछती हैं कौन है, आप बोलते हो मैं हूँ, मम्मी दरवाजा खोल देती हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि आवाज पहचान जाती है। तो अभी आप यही मान के चलो, पूछो। Who is it? इट्स मी। कौन है? मैं हूँ। हु इज इट? It's me. कौन है? मैं हूँ। Who is it? It's me. कौन है? Who is it? It's me. कौन है? मैं हूँ। Who is it? It's me. कौन है? मैं हूँ। Who is it? It's me. कौन है? मैं हूँ। Who is it? It's me. कौन है? मैं हूँ। Who is it? It's me. कौन है? मैं हूँ। Who is it? इट्स मी। कौन है? मैं हूँ। Who is it? It's me. कौन है? मैं हूँ। अब दूसरा राउंड खेलते हैं समझाने के, समझने की दृष्टि से। मान लो परिवार का सदस्य नहीं है, कोई नई आवाज, तो मम्मी ने पूछा कौन है, आवाज वही आई मैं हूं, तो फिर मम्मी दूसरा सवाल करेंगे, आप कौन? Who are you? यस, हु आर यू, ये दूसरा सवाल होगा, फिर जवाब मिलेगा, ठीक है? तुम हमसे पूछोगे Who is it? इट्स मी, Who, कंप्लीट द प्रोसेस। कौन है? मैं हूं, Who are you? आई एम पोस्टमैन, आप कौन है? पोस्टमैन हूँ साहब। ये है प्रैक्टिकल, ठीक है? दो सवाल। Who is it? It's me. कौन है? यस, मैं हूँ। Who are you? I am a policeman. आप यस, कौन है? मैं एक पुलिसमैन हूँ। Who is it? It's me. कौन है? मैं हूँ। Who are you? जरूरी नहीं है कि पुलिसमैन या पोस्टमैन ही बोलो, तुम पड़ोसी हो I am neighbor. तो ऐसा नहीं बोलोगी, तुम नाम बता दो अपना। I am someone. हाँ, आप कौन है? I'm someone. आप कौन है मत बोलो, व्यवहारिक वाला बोलो, आप कौन? Who is it? It's me. कौन है? I am Rambo. Who are you? I am Rambo. आप कौन? Who is it? It's me. कौन है? मैं हूँ। Who are you? I am Shikha. आप कौन? मैं शिखा। Who is it? It's me. कौन है? मैं हूँ। Who are you? I am your school friend. आप कौन? आप नहीं जानते। मैं तुम्हारी स्कूल की दोस्त हूँ, नहीं याद है? I know. It's me. तुम कौन है? मैं। Who are you? I am Priyanka.
आपका? प्रियंका। Who is it? It's me. कौन है? मैं हूँ। Who are you? I'm Nikita. कौन है? Nikita. Who is it? It's me. कौन है? मैं हूँ। Who are you? I am God. मैं भगवान हूँ। आप करो मैं भगवान हूँ। बहुत मिलते हैं। Who is it? भगवान एक एक बार में मिलते हैं। Who is it? Me, Who are you? Sorry, come on. मैं हूँ। Who are you? I am deliver boy. आप डिलीवरी डिलीवरी बॉय 20 का। व्हाट्सएप पे। आप कौन? मैं डिलीवरी बॉय हूँ। Who is it? It's me. कौन है? मैं Who are you? I'm your friend. आप कौन है? मैं तुम्हारी एक मित्र हूँ। आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोलो? हाँ थोड़ी देर चलो परेशान। हमसे पूछना। Who is it? इट्स मी। आप कौन? मतलब कौन है? मैं हूँ। Who are you? आई एम योर फ्रेंड। आप कौन है? मैं आपका दोस्त स्पाइडरमैन। अब अगला सवाल पूछो ना। आई एम योर फ्रेंड। हाँ यस ये नाम है। यस सही सवाल। आई एम बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड। बच्चों ऊसर समझते हो? वाइल्डरनेस मतलब ऊसर। सर समझते हैं सर। सर वो जो मसाला वो दूसरा हो रहा है। वही बोल रहा हूँ। कभी सुंदरकांड पढ़ा है? हाँ Yes, सर। sir. ऊसर बीज फल जथा ऐसा है। काटई पई कदरी फरे मतलब केले का फल, केले में फल तब तक नहीं आएगा जब तक उसको आप काटोगे नहीं। पता है एक बार काटना पड़ता है केले का फल, तब फिर जाके उसमें फल आते हैं। काटई पई कदरी फरे ऊसर बीज बय फल जथा, यानी ऊसर यानी ऐसा स्थान, निर्जन स्थान जिसको यहाँ कुछ नहीं होता। हाँ कोई भी वनस्पति नहीं उगती, उसको ऊसर कहते हैं। एक शब्द और है बीहड़। हाँ सर। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक स्थान है जो बीहड़ है, जिस पर बहुत फिल्में बनी हैं डाकुओं और। यस हाँ अभी भी वहाँ पे है। वो तो प्राकृतिक है भाई। ग्वालियर के वो पास। ग्वालियर के पास। हाँ भिंड मुरैना। भिंड मुरैना। यस भिंड मुरैना जगह का नाम है, और उस एरिया को चूंकि वहाँ कुछ पैदा नहीं होता है, छोटी छोटी ऐसी झाड़ियां बस रहती हैं जैसे रेगिस्तान में होती हैं, इसलिए वहां पे इनको छुपने में बहुत आसानी होती है डाकू। तो कई फिल्मों में दिखाया गया, शूटिंग वहां की है, और कई फिल्मों में कहीं की भी शूटिंग कर लेते हैं, डाकू दिखा देते हैं, तो उसको बीहड़ कहते हैं या रेगिस्तान भी बोल सकते हैं आप। हाँ बैंडिट क्वीन, उसकी रियल शूटिंग हुई थी वहीं पे। बैंडिट क्वीन, क्या नाम था माई बैंडिट क्वीन का?
फूलन देवी। फूलन देवी। और हिंदी था बैंडिट क्वीन का दस्यु सुंदरी। दस्यु यानी डाकू, दस्यु सुंदरी। तो अब इतना मीनिंग देने के बाद बता सकते हो क्राइंग इन वाइल्डरनेस इडियम का अर्थ कैन यू गेस? अनुवाद करोगे तो क्या होगा? बीहड़ में चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होता है। ऐसा कौन सा मुहावरा है जो इस भाव को प्रदर्शित करता है? बहुत फेमस है। यस, हाँ बोलो। भैंस के आगे भीड़ में जब उनको जोर होता है तो वो पूरा ऐसे ही है। वो पूरा ऐसे ही है। ये है बेटा। तो ऐसे ही बोलते हैं। बच्चों इस बहाने आपकी हिंदी भी थोड़ी सी समृद्ध होती चलेगी, और कभी हिंदी के पेपर में या कहीं ऐसा इंग्लिश के पेपर में हिंदी मीनिंग पूछा गया तो आप बता सकते। और अभी मैं समझा भी देता हूँ। पगराए यानी भैंस जब खड़ी होके भैं भैं करती है ना, इस क्रिया को कहते हैं पगराना। तो भैंस के आगे बीन बजाओ तो भैंस डांस नहीं करेगी। सांप के आगे बीन बजाओगे तो वो डांस करेगा। तो इसका सरल अर्थ ये है कि मूर्ख के आगे ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं होता है। वो उल्टा घड़ा जिसको बोलते हैं वही बात है, चिकना घड़ा। तो क्राइंग इन वाइल्डरनेस यानी आप निर्जन स्थान पर चिल्ला रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। ये भी क्राइंग इन वाइल्डरनेस, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। क्राइंग इन वाइल्डरनेस